नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मग्लानि। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिंदगी में खुशियों का आना जाना लगा रहता है। पुनीत की जिंदगी में भी खुशियाँ आईं, लेकिन बिल्कुल बरसात की उस धूप की तरह जो तुरंत बादलों से घिर जाती है। जहाँ धूप खिली वहीं बादलों ने आकर चमक धुंधली कर दी, यानी जैसे ही मुस्कुराहट कहकहों में बदली वैसे ही आँखों ने बरसना शुरू कर दिया। यूँ तो पुनीत के पापा नामी गिरामी डॉक्टर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी परिवार इतना बड़ा था कि सबके शौक पूरे करने या सबको हमेशा उनकी मनचाही चीज़ दिलाना मुश्किल होता था। इस मामले में पुनीत कुछ ज़्यादा ही शौकीन था और अपने शौक पूरे करने का आसान तरीका उसे यह लगा कि फ़िलहाल पढ़ाई में दिल लगाए ताकि जल्दी से अच्छी नौकरी पाकर अपने सारे अरमान पूरे कर सके। कुछ सालों में ही पुनीत की यह तमन्ना पूरी हो गई। बढ़िया नौकरी तो मिल गई, लेकिन पापा की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। खुशियाँ गम में बदल गईं। 8 भाई बहनों में पुनीत तीसरे नंबर पर था। बस एक बड़ी बहन और भाई की शादी हुई थी, बाकी सब अभी पढ़ रहे थे। पुनीत ने शोकाकुल माँ को आश्वस्त किया कि अब छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उसकी है। सबको सेट करने के बाद ही वह अपने बारे में सोचेगा, यानी अपनी गृहस्थी बसाएगा। और उसने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। अपने शौक ही नहीं, कैरियर को भी दांव पर लगा दिया। हालांकि दूसरे शहरों में ज़्यादा वेतन की अच्छी नौकरियां मिल रही थी, लेकिन पुनीत ने हमेशा अपने शहर में रहना ही बेहतर समझा। कारण एक तो रहने को अपनी कोठी थी, दूसरे माँ और छोटे भाई बहन उसके साथ रहने से मानसिक रूप से सुरक्षित और सहज महसूस करते थे। अतः वह मेहनत करके वहीं तरक्की करता रहा। वैसे बड़े भाई ने भी हमेशा यथासंभव सहायता की। फिर दूसरे भाई बहनों ने भी नौकरी लगते ही घर का छोटा मोटा खर्च उठाना शुरू कर दिया था। कुछ सालों के बाद सब चाहते थे कि पुनीत शादी कर ले, लेकिन उसका कहना था कि सबसे पहले छोटे भाई प्रकाश को डॉक्टर बनाने का पापा का सपना पूरा करने के बाद ही वह अपने बारे में सोचेगा। प्रकाश की शादी से पहले ही माँ की मृत्यु हो गई। तब तक दूसरे भाइयों के बच्चे भी बड़े हो चले थे और उन सबके अपने खर्चे ही काफ़ी बढ़ गए थे। पुनीत से उनकी परेशानी देखी नहीं गई। उसने सुधा की शादी और प्रकाश की पढ़ाई का पूरा खर्च अकेले उठाने का फैसला किया। भविष्य निधि से कर्ज लेकर उसने सुधा की शादी उसकी पसंद के लड़के से धूमधाम से करा दी और प्रकाश को भी मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया। प्रकाश की नौकरी लग जाने के बाद पुनीत पुश्तैनी कोठी में बिल्कुल अकेला रह गया था। 2 बहनें उसी शहर में रहती थीं, जो उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देती थीं। दूसरे भाई बहन भी बराबर उससे संपर्क बनाए रखते थे, सिवा प्रकाश के। वह कन्याकुमारी में अकेला रहता था और सबको तो फ़ोन करता था, लेकिन पुनीत से उसका कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि उसका हाल दूसरों से पता चल जाता था। इसलिए पुनीत ने स्वयं कभी प्रकाश से बात करने की पहल नहीं की। मझली बहन
आभा की बेटी की शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन उसके पति को किसी जरूरी काम से विदेश जाना पड़ रहा था और वह शादी से 2 दिन पहले ही लौट सकता था। उधर लड़के वाले तारीख आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे। आभा बहुत परेशान थी कि अकेले सारी तैयारी कैसे करेगी। तू बेकार में परेशान हो रही है, मैं हूँ ना तेरी मदद करने को, देव से बेहतर तैयारी करा दूंगा। पुनीत ने आश्वासन दिया। तुम सबकी शादियाँ कराने का तजुर्बा है मुझे। एक दिन बाहर से आने वाले मेहमानों की सूची बनाते हुए पुनीत ने आभा से कहा, प्रकाश से भी आग्रह करना शादी में आने के लिए, इसी बहाने उससे भी मिलना हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। हम सब भी चाहते हैं भैया कि प्रकाश आए और वह आने को तैयार भी है, लेकिन उसकी जो शर्त है वह हमें मंजूर नहीं है। आभा ने सकुचाते हुए कहा, ऐसी क्या शर्त है? शर्त यह है कि आप शादी में शरीक न हों। वह आपसे मिलना नहीं चाहता। मगर क्यों? पुनीत ने चौंक कर पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस प्रकाश की पढ़ाई का कर्ज वह अभी तक उतार रहा है, जिस प्रकाश ने मिशेल से उसका परिचय यह कहकर करा दिया था कि अगर मेरे यह भैया नहीं होते तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, वह उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। फिर आभा को चुप देखकर पुनीत ने अपना सवाल दोहराया, मगर प्रकाश मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मिशेल की मौत के लिए वह आपको जिम्मेदार मानता है। यह क्या कह रही है तू? पुनीत चीखा। तुझे मालूम भी है कि मिशेल की मौत कैसे हुई थी? मगर तुझे मालूम भी कैसे होगा? तू तो तब जर्मनी में थी। सुनाऊं तुझे पूरी कहानी? जी भैया। पुनीत बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, जैसे तय कर रहा हो कि कहाँ से शुरू करे, क्या और कितना बताए। फिर बताना शुरू किया। उन दिनों अपनी कोठी में मैं अकेला ही रह गया था। पढ़ाई खत्म होते ही प्रकाश को शहर से दूर एक अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी मिल गई, अतः उसे वहीं रहना पड़ा। एक दिन अचानक प्रकाश ने मुझे फ़ोन किया कि मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊं। वह मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। उस दिन बहुत उमस थी, इसलिए मैंने छत पर कुर्सियां लगवा दी। कुछ देर बाद प्रकाश मिशेल के साथ आया। उसने बताया कि वह और मिशेल हाई स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब डॉक्टर बनने के बाद दोनों चाहते हैं कि अगर मेरी इजाज़त हो तो वे शादी कर लें। न जाने क्यों मुझे मिशेल बहुत ही प्यारी और अपनी सी लगी। ऐसा लगा जैसे मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। उसके आते ही उस उमस भरी शाम में अचानक किसी बरसात की सुहानी शाम की सी खुशगवार नमी तैरने लगी थी। मैंने कहा कि मैं तो खुशी से उनकी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मिशेल का परिवार इस विजातीय शादी के लिए इजाज़त देगा? तब मिशेल बोली कि उसकी माँ कहती है कि अगर प्रकाश का परिवार एक विधर्मी बहू को शहर स्वीकार कर लेता है तो उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि सबसे छोटा होने के कारण प्रकाश सबका लाडला है और उसकी खुशी पूरे परिवार की खुशी होगी। रही विधर्मी होने की बात, तो अभी तक तो अपने परिवार में कोई विजातीय शादी नहीं हुई है, मगर मैं भी शीघ्र ही एक विधर्मी और अकेली महिला से
शादी करने वाला हूँ। बस प्रकाश के सेटल होने का इंतज़ार कर रहा था। प्रकाश यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके पूछने पर मैंने बताया कि वह महिला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के चेयरमैन की सेक्रेटरी है। ऑफिस के काम के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। विधवा है या परित्यक्ता यह मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसने शुरू में ही बता दिया था कि उसे खुद के बारे में बात करना कतई पसंद नहीं है और न ही निजी जिंदगी को दोस्ती से जोड़ना। दोस्ती को भी वह सीमित समय ही दे सकती है, क्योंकि नौकरी के अलावा उसकी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। मैंने उसे बताया कि जिम्मेदारियां तो मेरी भी कम नहीं हैं। समय और पैसे दोनों का ही अभाव है और किसी स्थायी रिश्ते यानी शादी ब्याह के बारे में तो फिलहाल सोच भी नहीं सकता। प्रकाश और मिशेल के कुरेदने पर मैंने बताया कि यह सुनकर वह और ज़्यादा आश्वस्त हो गई और उसने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। फुर्सत के गिने चुने क्षण हम दोनों इकट्ठे गुजारने लगे, जिससे हमारी एक ही ढर्रे पर चलती वीरान जिंदगी में बहार आ गई। खुद के बारे में कभी न सोचने वालों को भी अपने लिए जीने की वजह मिल गई थी। दूसरों के साथ साथ अब हम अपने लिए भी सोचने लगे थे। अक्सर सोचते थे कि जब हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब हम दोनों इकट्ठे सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे। सपने देखा करते थे कि क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। प्रकाश यह सुनकर भावविह्वल हो गया और बोला कि भैया, कितने जुल्म किए आपने खुद पर हमारे लिए। जब तक किसी से प्यार न हो शायद अकेले रहना आसान हो, लेकिन किसी को चाहने के बाद उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मजाक में पूछा कि उसकी क्या मजबूरी थी, वह क्यों मिशेल से दूर रह रहा था। तब प्रकाश बोला कि एक तो शादी से पहले आत्मनिर्भर होना चाहता था, दूसरे मिशेल की भी कुछ मजबूरियां थीं, लेकिन अब जब मैं डॉक्टर बन गया हूँ और अलग भी रहने लगा हूँ, तो आप अपनी शादी क्यों टाल रहे हैं? तुम्हारी होने वाली भाभी का कहना है कि वह अभी कुछ दिन और शादी नहीं कर सकती। इस पर वह बोला कि यानी फिलहाल आपके ब्रह्मचर्य के खत्म होने के आसार नहीं हैं। मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ा कि ब्रह्मचर्य तो तुम्हारे यहाँ से जाते ही खत्म हो गया था प्रकाश। अकेला रहता हूँ, इसलिए ना तो कोई रोक टोक है और न ही समय की पाबंदी। जब भी उसे मौका मिलता है या उसका दिल करता है वह आ जाती है। फिर पूरे घर में हम दोनों स्वच्छंद विहार करते हैं। मिशेल और प्रकाश को हैरान होते देखकर मैं चुप हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला कि तुम दोनों तो डॉक्टर हो, जीव विज्ञान के ज्ञाता, तुम क्यों जीवन के शाश्वत सत्य और परम सुख के बारे में सुनकर शर्मा रहे हो? जल्दी से शादी करो और जीवन का अलौकिक आनंद लो। तुम दोनों को तो खैर सब कुछ मालूम ही होगा। मैं बाल ब्रह्मचारी तो उससे सटकर बैठने में ही खुश था, लेकिन उसकी तो पहले शादी हो चुकी है ना, इसलिए उसने मुझे बताया कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। अभी भी कहती रहती है कि यह तो कुछ भी नहीं है। अपने रिश्ते पर समाज और कानून की मोहर लग जाने दो, फिर पता चलेगा कि चरम सुख क्या होता है। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उसी का फ़ोन था, यह बताने को कि वह आ रही है कुछ देर के लिए। मैंने प्रकाश को उत्साह से बताया
कि संयोग से वह आ रही है, अतः वे लोग उससे मिलकर ही जाएं। और फिर शरारत से कहा कि लेकिन मिलते ही चले जाना, हमारे सीमित समय के रंग में भंग करने रुके मत रहना। प्रकाश ने कहा कि वे भी जल्दी में हैं, क्योंकि उन्हें मिशेल की माँ के पास भी जाना है, यह बताने कि आपने इजाज़त दे दी है और अब उनकी इजाज़त लेकर जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी से पूछते हैं, अगर वह मान जाती है तो दोनों भाई एक साथ ही शादी कर लेंगे। प्रकाश को बात बहुत पसंद आई और उसने कहा कि मैं भी आज ही यह बात पूछ लेता हूँ, ताकि वह भी मिशेल की माँ से उसी तारीख के आसपास शादी तय करने को कह सके। तभी नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, तो मैंने उत्साह से कहा कि लो, तुम्हारी भाभी आ गई। मिशेल लपक कर मुंडेर के पास जाकर नीचे देखने लगी और फिर पलक झपकते ही वह मुंडेर पर चढ़कर नीचे कूद गई। जब मैं और प्रकाश नीचे पहुँचे तो एल्सा मिशेल के छत विछत शव को संभाल रही थी। उसने मुझसे एक चादर लाने को कहा। जब मैं चादर लेकर आया तो वह प्रकाश से बात कर रही थी। उसने मुझे बताया कि वह प्रकाश के साथ मिशेल को उसके घर ले जा रही है। मैंने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा, मगर वे दोनों बोले कि मैं वहीं रुककर पानी से खून साफ कर दूं, ताकि किसी को कुछ पता न चले और पुलिस केस न बने। फिर वे दोनों तुरंत चले गए। मैंने खून को अच्छी तरह साफ कर दिया। उस रात एली ने अपना मोबाइल बंद रखा। अपने घर का फ़ोन नंबर और पता तो उसने मुझे कभी दिया ही नहीं था। प्रकाश का मोबाइल भी बंद था। अगले दिन वह ऑफिस नहीं आई और प्रकाश भी अस्पताल नहीं गया। उस हादसे के बाद दोनों की मनोस्थिति काम पर जाने लायक नहीं होगी और क्या मालूम रात को कब घर आए हों और अभी सो रहे हों। यह सोचकर मैंने उस दिन दोनों से ही संपर्क नहीं किया। अगले दिन भी दोनों के मोबाइल बंद थे। शाम को मैं प्रकाश के अस्पताल में गया तो पता चला कि वह उसी सुबह अचानक नौकरी छोड़ने के एवज में 1 महीने का वेतन देकर जाने कहाँ चला गया है। मुझे प्रकाश के इस अनपेक्षित व्यवहार से धक्का तो लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी शिकायत दूसरे भाई बहनों से करता, कुदरत ने मुझे एक और ज़बरदस्त झटका दिया। घर लौटने पर मुझे कोरियर द्वारा एल्सा का पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि जब तक मुझे यह पत्र मिलेगा तब तक वह इस दुनिया से जा चुकी होगी और मेरे लिए उसे भूलना ही बेहतर होगा। मैंने उसे भूलने की बजाय और सबको भूलकर उसके साथ गुजारे लम्हों की यादों के सहारे जीना बेहतर समझा। मैं भी लंबी छुट्टी लेकर हिमालय की घाटियों में चला गया, लेकिन उम्र भर कोल्हू के बैल की तरह काम करने वाला आदमी ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रह सकता था। फिर चाहे इतनी ही सादगी से क्यों ना रहो, पैसा तो चाहिए ही, और मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। फिर अभी भविष्य निधि से लिया कर्ज भी चुकाना था। अतः मैं फिर काम पर लौट आया। काम के अलावा और किसी भी चीज़ में अब मेरी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन खून के रिश्ते टूटते नहीं। तुझे निक्की की शादी के काम के लिए परेशान देखकर मैं उसकी शादी की तैयारी करवाने के चक्कर में फिर से दुनियादारी में लौट आया, यह सोचकर कि जब और सब आ रहे हैं तो प्रकाश क्यों ना आए। तुझे उसे बुलाने को कहा।
अब तू ही बता, मिशेल की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार क्यों और कैसे? आपने शायद एल्सा के साथ अपने अंतरंग संबंधों का खुलासा कुछ ज़्यादा खुलकर कर दिया था भैया। आभा धीरे से बोली। पुनीत चिढ़ गया, फिर बोला, हो सकता है, लेकिन उसका मिशेल के छत से कूदने से क्या ताल्लुक? आत्मग्लानि, शर्म भैया, क्योंकि एल्सा उसकी माँ थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।